Like, subscribe and press the bell icon to get notified. वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आपको मालूम है कि इस चैनल के अंदर आपको जॉब्स के हवाले से प्रिपरेशन करवाई जाती है और इसके अलावा मोटिवेशनल स्किल्स होती हैं, उसके बारे में बात की जाती है। तो हम जॉब्स के हवाले से बात कर रहे थे, मैंने टिप्स वगैरह दी थी। उसके बाद बहुत सारे दोस्तों ने मुझे जो है ना टेक्स्ट किया। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट जो है, मेरे एक्स स्टूडेंट, उन्होंने भी मुझे रिक्वेस्ट की कि सर स्पेशली जो है एवरीडे साइंस के लिए भी आप कुछ वीडियोस बनाएं। एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है किसी और से है रिलेटेड है। आई एम लेक्चर ऑफ बायोलॉजी, लेकिन उसके बाद भी जो है एवरीडे साइंस पे इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो है गाइडेंस देता जाऊं। उस सब्जेक्ट को भी हम टच करेंगे क्योंकि हमने भी बहुत सारी जॉब्स में अप्लाई किया है और उस अप्लाई करने के दौरान हमने भी तैयारियां की थी। उसके अलावा जो हमारा बैकग्राउंड जो एमएससी जब जूलॉजी कर रहे थे तो वहां पे भी बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट होता था। तो फिजिक्स मतलब इस तरह से चीजें होती रही, जनरल कॉमन चीजें हैं। तो मैं मुझसे जितना हो सकता है मैं आपको गाइड करूंगा ताकि आप जो है आपका सक्सेस जो है सिक्योर हो सके, फ्यूचर जो है सक्सेसफुल हो सके। नाउ हम एवरीडे साइंस को टच करते हैं। एवरीडे साइंस किस लिए टच करते हैं, किस लिए जरूरी है? देखें, कोई भी जॉब होती है ना दुनिया के अंदर, कोई भी जॉब होती है, चाहे सीएसएस हो जाए, पीसीएस हो जाए पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, एसपीएससी हो जाए, एफपीएससी हो जाए, टीचिंग की जॉब्स हो जाए, ठीक है, टीचिंग की कोई भी जॉब हो जाए, पीएचडी जेएसटी वगैरह कोई भी जॉब हो जाती है, लेक्चरशिप की इवन एचएसटी भी होती है, उसके अंदर एवरीडे साइंस का पोर्शन जरूर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ ये पाकिस्तान की बात नहीं है, इंडिया की भी बात हो रही है। हर उस कंट्री की बात हो जाएगी जहां पे उर्दू स्पीकिंग है, मतलब उर्दू को समझ सकते हैं, वो मेरे लेक्चर को ले सकते हैं। तो एवरीडे साइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी होती है। तो अब हम एवरीडे साइंस को कुछ सब्जेक्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे जनरल, ठीक है, जनरली। देखें, जब जनरल केमिस्ट्री की मैं बात करूंगा तो मैं जनरल केमिस्ट्री के हम टॉपिक्स को टच करेंगे। इंशाल्लाह वैसे टॉपिक होंगे जो आपको एवरीडे साइंस का पोर्शन जो है कवर करवाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि केमिस्ट्री को आप मैं डीपली पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरी केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन नहीं है, ठीक है, फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन नहीं है, लेकिन जो एवरीडे साइंस के हवाले से जो सवाल हो सकते हैं उसकी तरह से मैं आपको वो सारा सिलेबस जो है कवर कराऊंगा। सीएसएस में तकरीबन आता है, सीएसएस में जो होता है एवरीडे साइंस का पोर्शन होता है केमिस्ट्री का, उसमें प्रॉपर दिया गया होता है कि कौन से जो है टॉपिक्स आएंगे, लेकिन एमसीक्यूज ओवरऑल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपने तो पहले पढ़ा दिया या ऐसा कुछ मामला है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पे मैंने अभी जो वीडियो बनाई थी उसके लिए मैंने 2 बार कोशिश की थी। एक बार कोशिश की थी तो बिजली चली गई थी, ठीक है, लाइट चली गई थी। उसके बाद जो है दूसरी बार ट्राई किया था तो देखा कैमरा की सेटिंग अच्छी नहीं थी। अब तीसरी बार जो मैं कोशिश कर रहा हूं, ये आपके लिए कर रहा हूं ताकि आप जो है आगे इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाए। नाउ अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, बात करते हैं ना जनरल साइंस में केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स दूंगा। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर जो है पूरी केमिस्ट्री में जो है कवर करा लूं, ठीक है। अगर आप न्यू है इस चैनल के अंदर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि और भी आपको उसकी इस तरह की वीडियोस मिलती जाएंगी। लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम जाते हैं केमिस्ट्री टॉपिक पढ़ने। नाउ जनरल केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। जनरल केमिस्ट्री का मतलब होता है हम डीप नहीं पढ़ेंगे, सरफेसली जो टॉपिक्स हैं उसको स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। नाउ सरफेसली हम पढ़ेंगे जनरल केमिस्ट्री के टॉपिक को। इसके मैंने जो है आउटलाइन भी बना ली है कि किस टॉपिक्स पे जो है बात करनी है, वो भी मैं उसको फॉलो करके आपको पढ़ाऊंगा। तो हम पहले पढ़ते हैं केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज केमिस्ट्री? लिखते नहीं है, इतना लिखेंगे तो बहुत सारा टाइम जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं आप उसको ध्यान से सुनें। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। जैसे कि आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह जो भी है, केमिस्ट्री भी उसी तरह से, केमिस्ट्री भी साइंस की ब्रांच है। देखो मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा ताकि जो बीए का जो बैकग्राउंड वाला है, जिस कुछ भी नहीं आता साइंस का, वो भी इंशाल्लाह कवर कर लेगा, ठीक है। नाउ केमिस्ट्री जो है ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम पढ़ते हैं लिविंग जो मैटर है, मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और कंपोजिशन पढ़ते हैं। वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। किसी भी मैटर की हम जो है स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसके अंदर, क्लियर। अब मैटर क्या होता है? एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग, दुनिया के अंदर कोई भी चीज होती है जो एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। कोई भी चीज दुनिया की उसके अंदर जो है वजन हो
ठीक है, उसके अलावा जो है कोई जगह रखे, अपना जो है स्पेस रखे, तो उसको कहते हैं मैटर कहते हैं। अब केमिस्ट्री डील क्या करती है, स्ट्रक्चर, किसी भी मैटर का, फॉर एग्जांपल हमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट मिला है, एक कंपाउंड है, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, दिखने में कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है, उसकी इंटरनल कंपोजिशन, मतलब स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में बच्चे जो है उलझ जाते हैं कि क्या है इसके बीच में फर्क, क्या है। स्ट्रक्चर होती है जो बाहर वाली बनावट होती है ना, कंपोजिशन होती है जो अंदर वाली, मतलब केमिकल बॉन्डिंग कैसे उस तरह से। उसके बाद जो है प्रॉपर्टीज भी देखते हैं किसी मैटर की, कैल्शियम कार्बोनेट की स्ट्रक्चर देखी हमने, उसके बाद कंपोजिशन देखी कि इसके अंदर बॉन्डिंग कौन सी है, कैल्शियम के साथ कार्बन की कौन सी बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है या आयोनिक बॉन्डिंग है, ये आगे चल के मैं बिल्कुल हर चीज क्लियर करूंगा कि ये बॉन्डिंग क्या आप समझिए। तो इंशाल्लाह तो देखें कैल्शियम और कार्बन के बीच में जो है बॉन्डिंग कौन सी होती है, क्लियर। नाउ ये चीज क्या पढ़ रहे हैं हम, कंपोजिशन। उसके बाद प्रॉपर्टीज क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट कहां यूज होता है, ठीक है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, उससे फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती है, इसका कलर क्या है, इसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज के किसके साथ रिएक्शन करता है, सो दिस थिंग, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे इस केमिस्ट्री के अंदर, क्लियर। फादर कौन है केमिस्ट्री का, जैसे बायोलॉजी का भी फादर होता है, बायोलॉजी का फादर जो अरिस्टोटल है, ठीक है। इस तरह से केमिस्ट्री का फादर कौन सा है, फादर ऑफ केमिस्ट्री इज एंटनी लेवोइजर, जिसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी दिया था, ठीक है। ये तकरीबन सवाल आता है, ठीक है। तो एंटनी लेवोइजर जो है केमिस्ट्री का फादर है। यहां पे मैटर समझ में आ गया, मैटर क्या होता है, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास। अब हम जाते हैं कि सिंपल से टॉपिक्स, अच्छा उससे पहले हम जाते हैं कुछ ब्रांचेस पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रांचेस कौन सी हैं केमिस्ट्री की, वो पढ़ते हैं जो एवरीडे साइंस के हवाले से आ सकती हैं, लाजमी नहीं है कि सारी, ठीक है, जो आ सकती हैं वो हम पढ़ेंगे। नाउ एक है एनालिटिकल केमिस्ट्री, दूसरी है बायोकेमिस्ट्री, ओके। एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ओके। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अलावा जो है हमारे पास और भी ब्रांचेस आ जाती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ओके। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, चूंकि आपको मालूम है कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो स्पेशली जो इतना कभी जो है चीजें भूल भी जाता हूं, क्योंकि बहुत पहले पढ़ा हुआ है, इतना रिवाइज नहीं होता ना, तो उसके लिए मैं आउटलाइन बना ली है, वो भी आपको देख के बताऊंगा कि कौन सी चीजें हमें रह ना जाए कोई भी, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया, इसके अलावा कौन सी चीजें होती हैं देखते हैं कौन सी ब्रांचेस है, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रांचेस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अच्छा पॉलीमेरिक केमिस्ट्री देखें, ये रह रहा था पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, जो यूजुअली आ सकती हैं किसी भी टेस्ट के अंदर, ठीक है, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। अच्छा उसके अलावा जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया। चलो अब ये डिस्कस करते हैं कि ये ब्रांचेस होती क्या है, ठीक है। नाउ एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं किसी भी सब्सटेंस का जो एनालिसिस करते हैं कि इसके अंदर कंपोजिशन कितनी है, कितनी क्वांटिटी है किसी चीज की, कौन सी कितनी प्योरिटी है, उसको कहते हैं एनालिसिस, एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसे कि किसी भी सैंपल हम देते हैं कि यूरिन का सैंपल देते हैं कि इसके अंदर हम टेस्ट करवाते हैं कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी जो है ग्लूकोज की है, कितनी क्वांटिटी यूरिक एसिड की है, कितनी क्वांटिटी वाटर की है, दिस इज द एनालिसिस, क्लियर ना। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं दोज केमिकल्स व्हिच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द प्रोसेस व्हिच आर करन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, कोई चीज बनने का या केमिकल्स बनते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स का बनना वगैरह, ये बायोकेमिस्ट्री में आता है, क्लियर। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल प्रोसेस, उसकी स्टडी को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आप कहेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन आर कोवलेंट बॉन्डेड, आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं ना। अब कोवलेंट बॉन्डेड क्या होते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। तो मींस इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है और ये दोनों लाजमी होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर। आप ऐसे समझे कि कार्बन और हाइड्रोजन हो तो उसको कहते हैं कोवलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है।
जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, मीथेन CH4, CO2, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है क्योंकि इसके अंदर कार्बन तो है, हाइड्रोजन नहीं है, सो दिस इज नॉट ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसकी स्टडी कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लियर। अच्छा, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखिए इनऑर्गेनिक मींस नो ऑर्गेनिक, वो कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक हो। इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन कोवैलेंटली बॉन्डेड नहीं हो, कार्बन हो तो हाइड्रोजन ना हो, हाइड्रोजन हो तो कार्बन ना हो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है। और H2O ये क्या है, ये भी इनऑर्गेनिक है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो बोथ दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री होती है ना, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स के जो है एनवायरमेंट में क्या इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि क्लोरीन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है एनवायरमेंट में जो जाते हैं, ये जो कूलेंट्स होते हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स वगैरह जो होते हैं, उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं, एनवायरमेंट के अंदर जाते हैं, वो ओजोन लेयर से रिएक्ट करते हैं, तो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। सो दिस इज व्हाट, ये एनवायरमेंटल में इफेक्ट जो होता है उसकी स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। उसके बाद है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो न्यूक्लियस, एटम आगे चल के पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, जो भी चीज होती है उसके बारे में पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में पॉली मींस मेनी, ठीक है, मर मींस मॉलिक्यूल, मर मींस मॉलिक्यूल, तो मेनी मॉलिक्यूल, जब एक से ज्यादा 2 या 3 मॉलिक्यूल्स मिलके जो है कंपाउंड मिलते हैं तो बनाते हैं पॉलीमर। तो ये किस तरह से छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके जो है बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं, मोनोसेकेराइड्स मिलके तो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बड़े मॉलिक्यूल्स को कहते हैं पॉलीमर। तो ये पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन, कैसे होता है, इसके बीच में बॉन्डिंग कौन सी बनती है, इस सब को जो स्टडी किया जाता है वो पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में, क्लियर। अच्छा, ये हमारी हो गई सारी ब्रांचेस। अब हम पढ़ते हैं कुछ जनरल टर्म्स पढ़ते हैं जो केमिस्ट्री में तकरीबन इस्तेमाल होते हैं, ताकि हमारा आगे का कॉन्सेप्ट जो है हमारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सब्सटेंस क्या होता है, ओके। सब्सटेंस, सब्सटेंस पढ़ेंगे। सब्सटेंस क्या होता है, किसी भी चीज का, दीज आर द पार्ट ऑफ द मैटर, ठीक है। पार्ट, आज की प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकती है, ए फॉर्म ऑफ मैटर, ए फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच कंसिस्ट कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है। ये एक फॉर्म है मैटर का जिसके अंदर कांस्टेंट कंपोजिशन होती है किसी चीज की ना, किसी कांस्टेंट, ऐसे नहीं कि उसके अंदर कोई डिफरेंशिएट है, डिफरेंशिएट नहीं है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई चीज हमारे पास जो एक केमिकल पड़ा है इसके अंदर, ठीक है, इस डब्बी के अंदर इसका जो है इसके अंदर उसकी कंपोजिशन हमेशा वैसी रहेगी, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट की कंपोजिशन वैसी रहेगी, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये क्या है, सब्सटेंस है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, सब्सटेंस हो गया। उसके बाद होता है एटम। एटम क्या होता है, ठीक है, एटम। नाउ एटम इज व्हाट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट या मैटर। मैटर का सबसे छोटा जो है पार्टिकल जो होता है वो एटम होता है। हर चीज का बुनियादी यूनिट होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जैसे सेल है, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी के हवाले से सेल है, वरना ह्यूमन भी मैटर है, ठीक है। तो ह्यूमन का भी जो केमिकल फाउंडेशन में देखा जाए तो एटम है सबसे छोटा यूनिट, लेकिन बायोलॉजी के हवाले से सेल है। तो उस तरह से अब सबसे हर दुनिया के अंदर जो भी मैटर है, लिक्विड, गैस, सॉलिड, उसके अंदर सबके अंदर एटम्स होते हैं। तो एटम्स बुनियादी यूनिट होते हैं किसी भी मैटर के, ठीक है, क्लियर। एटम, अब एटम के अंदर क्या चीज होती है, न्यूक्लियस होता है, शेल होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, ताकि अभी ये बताऊंगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इस तरह सिंपल चीजें पहले पढ़ते हैं फिर। अच्छा, एटम के बाद एलिमेंट पढ़ते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर,
कोई मेटर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ना, जिसको हम ज्यादा तोड़ नहीं सके, अगर उसको तोड़े तो वो खत्म हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड को हम गोल्ड का बिल्कुल छोटा सा पीस हो, उसको ज्यादा मजीद तोड़े, वो खत्म हो जाए, उसके अंदर सिर्फ एटम, मतलब वो दिखने में नहीं है, जब तक वो दिखने में आ रहा है, नॉर्मल है, तो वो एलिमेंट कहलाता है। मींस इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, सिमिलर एटम्स कंबाइन एंड फॉर्म मैटर। सिमिलर टाइप के जो एटम्स मिलते हैं तो बनाते हैं एलिमेंट बनाते हैं। अब एलिमेंट कितने हैं दुनिया के अंदर? एलिमेंट्स आर अबाउट, एलिमेंट जो है तकरीबन, आपने सुना होगा पीरियोडिक टेबल, एक टेबल है जिसके अंदर उन्होंने रखा है साइंटिस्ट ने, जो है इनको रोज में हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिनको पीरियड्स कहा जाता है, और जो वर्टिकल होती हैं उसको कहा जाता है ग्रुप्स कहा जाता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स जो हैं दुनिया के अंदर 118 एलिमेंट जो है डिस्कवर किए गए, ठीक है। अच्छा, उनमें से 92 एलिमेंट जो हैं वो नेचुरल हैं, ठीक है। बाकी जो उसके अलावा ऊपर वाले हैं वो जो है साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में जो है डिस्कवर किए हैं, बनाए हैं, आर्टिफिशियली मेड है। तो ये चीज भी याद करनी है, कभी भी सवाल आ सकता है इस तरह से, ठीक है। अब एलिमेंट को रिप्रेजेंट जिस चीज से किया जाता है, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, जिस रिप्रेजेंटेड करते हैं उसको कहा जाता है सिंबल। क्या कहा जाता है? सिंबल कहा जाता है। कभी कभार ये भी सवाल आ सकता है आपसे कि सिंबल कौन सा है इस एलिमेंट का, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट कौन से हो गए? जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ये आपने सुने होंगे। तो उस तरह से ये सब कहलाते हैं एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर? नाउ एलिमेंट्स को शो किससे, अगर हम इस तरह से अगर बहुत सारे एलिमेंट्स लिखने हो, सारों के नाम लिखें तो बहुत बड़ा बुक भर जाएगा, पूरी कॉपी भर जाएगी, ठीक है। हो भले 118। तो इसको साइंटिस्ट ने सोचा को सिंबलिकली हम लिखें ताकि फिर आगे चल के रिएक्शन वगैरह को सोल्व करने में भी आसानी हो। तो सिंबल से शो करते हैं, किसी भी निशानियों से शो करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को H से शो किया जाता है। क्लियर? क्लोरीन है, इसको Cl से शो किया जाता है। इस तरह से डिफरेंट जो सिंबल से शो किया जाता है। अब सिंबल बनाने के दो तरीके हैं। अच्छा, एक तो सिंबल्स होते हैं जो एक लेटर वाले होते हैं, ठीक है, और सिंबल्स हमेशा फर्स्ट लेटर से बनाए जाते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो दो लेटर्स पे मुश्तमिल होते हैं। वो दो लेटर्स पे क्यों मुश्तमिल है? क्योंकि एलिमेंट्स बहुत सारे हैं। कभी ऐसा भी होता है कि एक ही लेटर वाले सामने वाले, जो जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनका जो शुरुआत वाला जो लेटर सेम है, हाइड्रोजन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अगर इसका भी H लिखें सिंबल, इसका भी H लिखें, तो हमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि किसकी बात करें। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, दूसरा लेटर भी इस्तेमाल, इसका H ही रहने दिया। हीलियम के अंदर क्या किया, H और E, दूसरा लेटर जो है E दिया। तो E दूसरा लेटर क्या होगा, हमेशा स्मॉल होगा। कभी ये भी आ सकता है कि H स्मॉलर हो और E बड़ा दिया हो, कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा क्या है। सो दिस इज दैट, ठीक है। अब कुछ आपको ये पता चल गया होगा कि जो नाम होते हैं एलिमेंट्स के, उसी से ही जो सिंबल्स बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ जो है डिफरेंट चीजें भी आपको मिली होंगी। जैसे सोडियम, सोडियम का Na है, सोडियम में तो नाइट्रो N तो है ही नहीं, तो आप कैसे कहेंगे, क्यों आप कैसे समझेंगे कि इसके अंदर Na क्यों आया? तो इसके मैं बताता हूँ। कुछ 6-7 जो एलिमेंट्स हैं जो मेजॉरिटी में आते हैं एवरीडे साइंस के सवालों में, तो उसमें ये होता है कि आपको मालूम करना होता है कि इसका जो है सिंबल कौन सा है, या इसका जो है प्रॉपर नाम कौन सा है, फुल फॉर्म, ये चीज आती है। तो मैं वो भी लिखता हूं यहाँ पे। मजीद आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि और दूसरों को भी जो है ये नॉलेज मिलती रहे, ठीक है। ये एक किस्म का सदका जारिया है, जितने आगे बढ़ेगी तो उसको आपको भी फायदा मिलता जाएगा इसका, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हमने डिस्कस किया एलिमेंट्स पढ़े, ठीक है, सिंबल्स पढ़े। कुछ हम ऐसे पढ़ते हैं जिसके सिंबल जो है उसके नाम जैसे नहीं है, जैसे कि सोडियम, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, उसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, ठीक है। तो सोडियम का है Na,
पोटेशियम का है के, गोल्ड का है Au, ठीक है, सिल्वर का है Ag, ठीक है, मर्क्यूरी का है Au, मर्क्यूरी Au, सॉरी Hg, ठीक है। अब सोडियम का असल में ये जो है लैटिन वर्ड से निकाले गए, सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स है लैटिन वर्ड से, उनका लैटिन वर्ड ये है, इसका लेटेस्ट नेम ये है, तो लैटिन वर्ड से इनके सिंबल अभी तक रखे हुए हैं, तो इसका ये लैटिन नेम ये है नेट्रियम, ठीक है, इसका है केलियम, इसका है ओराम, ये भी कभी कभार आ सकता है, इसका है आर्जेंटम, ठीक है, इसका है हाइड्रोगायरम, क्लियर। तो इस तरह से एलिमेंट जो है ये भी आपसे सवालात हो सकते हैं। अच्छा, मर्क्यूरी थर्मोमीटर में यूज होता है, सिल्वर जो हम यूज करते हैं, कंडक्टर है, गोल्ड है, पोटेशियम है, सोडियम है, इस तरह से ये चीजें होती हैं, ठीक है। ये यहां तक हो गया एलिमेंट हमारा कंप्लीट। अब जाते हैं मॉलिक्यूल की तरफ, मॉलिक्यूल और कंपाउंड की तरफ। ये टर्म्स अक्सर करके जो है बच्चों को उलझाते हैं। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है? सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं मॉलिक्यूल। जैसे कि देखें, हाइड्रोजन के दो एटम्स मिले तो ये भी मॉलिक्यूल बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले ये भी मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। तो कुछ होते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ होते हैं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस तरह से होता रहता है। तो इस मॉलिक्यूल को कंपाउंड भी कहा जाता है। अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड व्हेन डिफरेंट, सिर्फ डिफरेंट ये तकरीबन जो है बच्चों को डिफरेंस नहीं आता। तो ये चीजें मॉलिक्यूल और कंपाउंड में फर्क ये है कि मॉलिक्यूल वो होता है, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये देखें, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है तो N2, दिस इज व्हाट, दिस इज द मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन डिफरेंट जब एलिमेंट्स आपस में मिले हो, जैसे कि ये देखें, इसके अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मींस वाटर का मॉलिक्यूल है ना, तो ये क्या हुआ, मॉलिक्यूल भी कहलाएगा और कंपाउंड भी कहलाएगा। लेकिन जो वो हैं कंपाउंड्स हैं वो हमेशा डिफरेंट एलिमेंट से ही बनते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम जाते हैं एटम की तरफ। मैंने आपको बता, अच्छा, एटम पढ़ेंगे हम, एटम के अंदर जब क्या स्ट्रक्चर्स होती है ये सारा हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये आपने स्क्रीनशॉट निकाल लें, वापस जाके थोड़ा बैक जाके, ठीक है, आप नोट कर लें, नोट जरूर बनाएं ताकि आपको जो 1 डे बिफोर एग्जाम जो है आपको पढ़ना इजी हो जाएगा। अच्छा, एमसीक्यूज पेपर कैसे सोल्व करने हैं उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, किस तरह से एमसीक्यूज पेपर टाइम मैनेज करना है, वहां पे किस तरह से गेस पावर आपका करना है वगैरह, उसके लिए मैं नीचे लिंक दे देता हूं। प्रॉपर्ली मोटिवेशनल स्किल के हवाले से नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, आप वो देखेंगे तो उसके अंदर हर चीज आपको मिल जाएगी, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी, किस तरह से प्रिपेयर करना है, हर चीज वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम जाएंगे एटम की तरफ। एटम इज व्हाट? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब एटम के अंदर क्या होते हैं? एटम जो है उसके अंदर स्ट्रक्चरली दो चीजें होती हैं स्ट्रक्चरली। एक होता है अंदर वाला, ऐसा हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। यहाँ पे एटम से जाके हम एटॉमिक मास भी पढ़ेंगे, मास नंबर भी पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, कोई मसला नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियस, उसके बाद जो बाहर वाला होता है उसको कहते हैं शेल। अच्छा, न्यूक्लियस हमेशा एक हो, न्यूक्लियस का मतलब होता है मरकज, मरकज हमेशा एक होता है। कभी आपने सुना है कि किसी का मरकज दो हो, कि भाई यहाँ पे भी सेंट्रल बैंक है, वहां पे भी सेंट्रल बैंक, तो भाई सेंट्रल बैंक तो नहीं हुई ना, वो कॉमन हो गई, ठीक है। इसी तरह से हमेशा एक चीज हो, न्यूक्लियस हमेशा एक होता है। तो शेल मतलब ज्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, क्लियर। अच्छा, जो आउटर वाला शेल होता है, सबसे आखिर वाला, तो उसको कहते हैं, उसके बहुत सारे नाम, ये भी आ सकता है क्वेश्चन में कि कौन सा हो सकता है, इसको लास्ट वाले शेल को क्या बोला जाता है? तो आउटर मोस्ट शेल कहा जाता है, आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट बाउंड्री भी कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्यों कहा जाता है ये आगे चल के मैं बताऊंगा, जब हम बॉन्डिंग सीखेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग और आयोनिक बॉन्डिंग सीखेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि वैलेंस शेल क्या होता है, क्लियर। अच्छा, ये स्ट्रक्चरली हो गया। अब केमिकल इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है? इसके अंदर होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अच्छा, कौन से होते हैं? एक होता है प्रोटॉन, दूसरा था न्यूट्रॉन, इसको किसने डिस्कवर किया था वो भी बता रहा हूं अभी, ठीक है, न्यूट्रॉन। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन। एटम जो है उसके अंदर ये चीजें होती हैं।
प्रोटॉन पे जो है पॉजिटिव चार्ज होती है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब जो है प्रोटॉन जो है इसको किसने डिस्कवर किया था, मैंने लिख लिया है क्योंकि भूल जाता है बंदा, इस फील्ड का बंदा नहीं है। तो न्यूट्रॉन जो डिस्कवर किया था वो जेम्स चैडविक ने, ठीक है। प्रोटॉन डिस्कवर किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था दूसरी चीज का, तो उसको ये मिल गया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन जो है ये जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। ये आप नोट कर लें और वन डे बिफोर याद करें। वन डे बिफोर कैसे प्रिपेयर करना है, आपको अपने तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और इंशाल्लाह आप जो है अपलोड करूंगा। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रहेंगे, किया हुआ होगा, उसको हर चीज की नोटिफिकेशन मिल जाएगी इंशाल्लाह। फ्यूचर में बहुत सारी प्रिपरेशन जो भी जॉब्स होगी उसके हवाले से मैं तैयारी करवाऊंगा। नाउ अच्छा, ये हो गया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे चीज आपको समझनी है, केटाइन और एनाइन, उस पे जाते हैं। उस पे जाने से पहले हम जो है एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर उसको भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, और चीज मैं बताऊं कि जितने ही एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 प्रोटॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी 4 होते हैं। क्लियर, ये चीज याद रख लें, ये आगे काम आएगी हमें। अच्छा, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये चीज है कि एटम के अंदर यहां पे होता है प्रोटॉन और यहां पे न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व करते रहते हैं शेल्स में, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, प्रोटॉन पे चार्ज कौन सी, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, तो मतलब आपस में बराबर, तो मींस कोई चीज बड़ी नहीं है, तो ये न्यूट्रल हो गया काम, इसको कहते हैं न्यूट्रल। तो एटम इज व्हाट, एटम इज न्यूट्रल। क्लियर, ये भी सवाल आता है कि एटम क्या है, एटम न्यूट्रल है या नहीं है। ओके, नाउ अब चीज बात समझनी है कि एटॉमिक नंबर किससे कहते हैं, एटॉमिक नंबर, और किससे डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन को काउंट करें या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम समझते हैं किसी एटम के अंदर प्रोटॉन 4 हैं या प्रोटॉन होंगे ही, इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे, तो हम प्रोटॉन को 4 सुने या इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को किससे शो किया जाता है, Z से शो किया जाता है, ठीक है। अब एलिमेंट के किस तरफ रखा जाता है, इस तरफ रखा जाता है या इस तरफ रखा जाता है, तो ये चीज जो है मैं आगे चल के समझाऊंगा, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अभी यहाँ पे, ठीक है। नाउ एटॉमिक नंबर और दूसरा होता है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, जब प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर जो कि डिफरेंट होते हैं, इनको हम ऐड करेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो हमें मिल जाएगा एटॉमिक मास नंबर, जिसको हम A से जाहिर करते हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे केटाइन और एनाइन की। यहाँ पे हमने एटम की स्ट्रक्चर पढ़ी, न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे केटाइन के बारे में कि केटाइन क्या होता है, सॉरी आयंस क्या होते हैं। आयंस क्या होते हैं, एनी चार्ज पार्टिकल ना, चार्ज एटम होता है, एटम के पास वैसे देखो न्यूट्रल है ना, तो इसके पास जब कोई चार्ज आ जाती है तो उसको कहते हैं आयन कहा जाता है। तो आयन के 2 टाइप्स हैं, केटाइंस एंड एनाइन। अच्छा देखो, कोई भी एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देखें कोई ये जो है एटम हम सोडियम का बनाते हैं, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर जो है 11 है, तो मींस पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं वो आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 1 है, तो ये 11 हो गए, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसको एक जो है ज्यादा है ये लूज करता है, इसको 7 और चाहिए कंप्लीट होने के लिए, 8 होने लाजमी होते हैं हर किसी एटम के अंदर, शेल के अंदर, लास्ट शेल के अंदर, तो उसके पास 7 है, 7 तो कोई देगा ही नहीं, तो ये क्या करता है, एक लूज कर लेता है। मींस इसके अंदर 11 क्या थे, प्रोटॉन थे, और 11 क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। क्लियर। अब उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक लूज कर दिया, तो इसके पास चार्ज ज्यादा कौन सी हुई, अब पॉजिटिव हुई, तो मीन जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव हो जाता है, क्या पॉजिटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज को कहा जाता है केटाइन। और जो ये लेगा किसी के अंदर, फॉर एग्जांपल क्लोरीन के अंदर 17 है एटॉमिक नंबर, मींस इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके पास एक और आ गया, तो मींस वैसे नॉर्मली क्या थे, 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक और बढ़ गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो ये
नेगेटिव चार्ज बढ़ गई तो एनायन क्या होते हैं, नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनको एनायन कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसको केटायन कहा जाता है, इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है, तो फिर YouTube पे जो है अपलोड करने में मसला होता है। इसके अलावा जो है मैं भी बहुत थका हुआ हूँ क्योंकि डेली ट्यूशंस वगैरह होती हैं, इसके अलावा कॉलेज होता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप नोट्स बना लें, और मैं नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का जो है ना नंबर दे देता हूँ कि आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं मैसेज करके। जैसे ही टाइम मिलेगा मैसेज में आपको देखूंगा और मैं ग्रुप में ऐड करूंगा, इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको फ़ायदा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे जो अप्रिशिएशन मिले और इस तरह से मैं आपको और भी गाइडेंस करता रहूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब करें।